चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है आज की क्लास में, जहां हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज स्किल्स। और लैंग्वेज स्किल्स में हमारा लिसनिंग स्किल चल रहा था। तो लिसनिंग स्किल की बात कर रहे थे। हमने सुना था कि लिसनिंग स्किल क्या होती है, उसके बारे में इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव ये दोनों की दोनों हमने तरीके पढ़े कि किस तरीके से लिसनिंग की जाती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ को और उसके कुछ रोल्स को, लिसनिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। ये सारा कंटेंट्स तैयार कर लिया था। बेसिक स्किल्स के बारे में, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट स्किल्स, हमने ये सारा पढ़ लिया था। और अभी हमने यहाँ से चालू किया है ये प्री लिसनिंग और वाइल लिसनिंग और पोस्ट लिसनिंग, ये हमने पढ़ ही लिया था। अब ये हमको पढ़ना है टॉप डाउन स्ट्रेटजी, बॉटम अप स्ट्रेटजी, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी, लिसनिंग एक्टिविटीज़ पढ़नी है, असेंबलिंग लिसनिंग प्रोफिशिएंसी पढ़नी है और फंक्शन एंड रोल ऑफ लिसनिंग पढ़ना है। ठीक है, अब देखना, बात समझना आप कि सबसे पहले हम बात करें लिसनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। उसको टॉप डाउन स्ट्रेटजी कहते हैं। टॉप डाउन स्ट्रेटजी क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप डाउन स्ट्रेटजी क्या होती है, तो सबसे पहले एक लाइन याद रखनी है, कम से कम लिखना पड़े। बस याद रखने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर ब्लैंक की हुई है। तो देखो, इट इज़ बेस्ड, ये जो टॉप डाउन स्ट्रेटजी है, मतलब अलग अलग तरीके से लिसन करने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, डिफरेंट टाइप की लिसनिंग के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज बनाई। ये पहली स्ट्रेटजी है, वो है टॉप डाउन स्ट्रेटजी। टॉप ऊपर से नीचे, टॉप डाउन ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे का मतलब होता है कि ये लिसनर पर आधारित रहेगी, कंप्लीटली लिसनर बेस्ड है। तो ये एक तो बेस्ड ऑन लिसनर, ये लिसनर पर आधारित है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन लिसनर्स, ये लिसनर्स पर ही आधारित है। पहली बात ये ध्यान रखना। सर क्यों? हमारे समझ में नहीं आ रहा है टॉप डाउन स्ट्रेटजी क्या होती है। टॉप डाउन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जब लिसनर अपने पूर्व ज्ञान का यूज करके नई चीज को समझे, वो टॉप डाउन होता है। टॉप मतलब जो पूर्व का ज्ञान टॉप है, उससे डाउन पर आ जाए, टॉप से डाउन पर आकर के ये क्या करे, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करे। इसका जो रिलेशन होता है ना, उसका रिलेशन होता है प्रीवियस नॉलेज से, कि स्टूडेंट के पास रिलेशन रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज। इसके पास, इसका मतलब होता है कि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अब प्रीवियस नॉलेज किसका होना चाहिए? उसके प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज का, जिसको भी वो सुन रहा है। कोई भाषा सुन रहा है तो भाषा का नॉलेज होना चाहिए, कोई टॉपिक सुन रहा है तो टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए उसके पास, है ना। कोई वर्ड सुन रहा है तो वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, कोई मैटर सुन रहा है तो मैटर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब वो किसी भी चीज़ का जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसको इसमें इंगेज करना है, पूर्व ज्ञान उसका इंगेज होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, ये कैसे सर, इससे मतलब स्टडी कैसे होगी, इसको मतलब लिसनिंग कैसे करेगा? लिसनिंग करने का मतलब होता है इसके अंदर व्यापक लिसनिंग होती है, कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग होती है। सर नहीं समझ में आया हमारे, बता रहा हूं मैं आपको। कॉम्प्रीहेंसिव या फिर अपन एक्सटेंसिव कह सकते हैं इसको, एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है। सर नहीं समझ में आया, बताता हूं। देखो क्या होता है कि जब आपके पास पूर्व ज्ञान होगा मतलब अगर मैं लिसनिंग स्किल का पहले से आपको थोड़ा सा पता होता कि लिसन का मतलब, मैंने अपन ने कल पढ़ लिया था ना, तो पिछली क्लास में पढ़ा, तो लिसन का मतलब आपको पता होगा। लिसन का मतलब होता है सुनना। अब सुनकर के आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हो, सुनकर के आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हो। तो अब मैं आपको जब बहुत सारा मैटर, मैं कहानी सुनाऊंगा, तो भी आप उसमें से मेन आइडिया निकाल लोगे, समरी निकाल लोगे, इन्फ्रेंस निकालोगे नहीं निकालोगे? हाँ या ना बताओ। आप समरी निकालोगे नहीं निकालोगे? मेन आइडिया प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? कब करोगे मेन आइडिया प्राप्त? जब आपके पास प्रीवियस ज्ञान है और आप पूरा बहुत व्यापक तरीके से सुन रहे हो। तो उसको कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटजी। टॉप डाउन स्ट्रेटजी में बच्चे के पास पूर्व ज्ञान होता है, पिछला ज्ञान होता है, और वो उसको नए ज्ञान से कनेक्ट करता है, नई मीनिंग्स को जानता है, नई अंडरस्टैंडिंग को जानता है। डिटेल नहीं देखता, उसको समरी कर लेता है बस। तो इससे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिव और एक्सटेंसिव अपन क्या कहते हैं, इसको लिसनिंग कहते हैं, व्यापक लिसनिंग कहते हैं। मतलब बहुत बड़ा लेक्चर सुन रहे हो आप, लेकिन आपको क्या, आपसे जैसे कई बार आपने देखा होगा, यह सुना होगा, जैसे आप कहीं गए और कहीं स्पीच चल रहा था, बहुत बड़ा स्पीच चल रहा था, आपने 1 घंटे तक स्पीच सुना। 1 घंटे तक स्पीच सुना, आपसे कोई पूछा कि यार क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी बातें की थी यार, ये बातें की थी, वो बातें की थी। तो 1 घंटे की बातें आप 5 मिनट में बोल दोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 5 मिनट में बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप व्यापक लिसनिंग करके आए हो। आपने केवल समरी किया, निकाला है उसका, आपने एक संक्षिप्त विवरण निकाला है। क्लास में जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है, तो आप 1 घंटे उस टीचर को सुनते हो, एक छोटे से टॉपिक पर 1 घंटे सुनते हो, लेकिन आपके अंदर दिमाग में मूलभूत आइडिया चला जाता है, एक इन्फ्रेंस आप निकाल लेते हो, एक कंक्लूजन आप निकाल लेते हो, एक समरी आप बनाते हो नहीं, एक आइडिया आप बना लेते हो, मेन आइडिया आप प्राप्त कर लेते हो कि टीचर बोल किस बात पर आए।
टीचर का मेन एम क्या है, टारगेट क्या है, पॉइंट क्या है, तो आपने 1 घंटे के लेक्चर में सारा निकाल लिया, तो वो दैट्स कॉल्ड टॉप डाउन लिसनिंग। क्या कहलाती है वो? टॉप डाउन स्ट्रेटजी। अब मैंने कहा कि आप ऐसे करो, टॉप डाउन स्ट्रेटजी यूज़ करना, और मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसमें टॉप डाउन स्ट्रेटजी यूज़ करना है। इनका मतलब होता है सर समरी निकालनी है, मेन आइडिया निकालना है, मेन पॉइंट निकालना है, इन्फ्रेंस लगाना है कि सर का लेक्चर किस चीज़ पर है, राइट। आगे बात समझ में? तो इससे हेल्प होती है क्या करने में, टू टेक या टू टेक और टू मेक अ समरी, टू टेक समरी, समरी निकालने में मदद होती है, ठीक है ना। टू गेट मेन आइडिया, मेन आइडिया को प्राप्त करने में आवश्यक क्या होती है, मदद होती है ना। और टू मेक इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस भी अपन लगा पाते हैं, अनुमान भी लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हमारे हो जाते हैं किससे, अगर हम क्या करते हैं, टॉप डाउन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो टॉप डाउन हो गई, एक बॉटम अप हो गई। अब दो ही स्ट्रेटजी है, फिर मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी अलग होती है, तो अपन इन तीनों स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो देखो ये देखो, जैसे किसी की बुद्धि में क्या है, पिछला ज्ञान, ये इमेज ये दिखाता है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति के पास पिछला ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान क्या रहा है, उसके आधार पर वो क्या नई लिसनिंग करेगा, नई लिसनिंग करके अधिगम करेगा, राइट, नई चीजें सुनेगा। आगे देखो टॉप डाउन, ओहो दोबारा टॉप डाउन आ गया, ये है बॉटम अप स्ट्रेटजी। क्या है ये? बॉटम अप, ये लिख देता हूं मैं, बॉटम अप स्ट्रेटजी, बॉटम अप स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी किस पर निर्भरित है बताओ? इट इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट, ये लिसनर्स पर नहीं है, टेक्स्ट पर आधारित है। कैसे सर? मैं समझाता हूं। टेक्स्ट मतलब होता है कि ये टेक्स्ट रिटन टेक्स्ट नहीं है जिसको पढ़ा जाएगा, बल्कि ये स्पीच टेस्ट है। मतलब टेक्स्ट या स्पीच, आप कह सकते हैं स्पीच पर निर्भर करता है, सामने वाला क्या बोलता है। तो टेक्स्ट और स्पीच बेस्ड है ये। सर कैसे स्पीच बेस्ड है, कैसे टेक्स्ट बेस्ड है? मतलब कोई बोल रहा है और आपसे कह दिया जाए कि आप है ना बॉटम अप स्ट्रेटजी करना, बॉटम अप स्ट्रेटजी को यूज करके पढ़ना, तो इसका मतलब आप उसको ध्यान से सुनोगे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरी एक एक लाइन आप ध्यान से सुन रहे हो, मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ, राइट। तो पिन पॉइंटेड चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, इसकी डिटेल तक जा रहे हो आप, इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तक जा रहे हो आप हर एक चीज़ को मीनिंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप साउंड, वर्ड, सेंटेंस ऑर्डर वगैरह सब कुछ देख रहे की कोशिश कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड स्पीच, ओके, दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कहलाता है। इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन उन लोगों से है, उन लिसनर से है, ठीक है, रिलेटेड टू द लिसनर्स, उन लिसनर से इसका संबंधित है, या वो लिसनर से संबंधित है हु कंबाइन, जो कंबाइन कर देते हैं, जो कंबाइन कर देते हैं, किसको कंबाइन करते हैं? साउंड्स को, वर्ड्स को, ग्रामर को, जो ग्रामर, साउंड्स और वर्ड्स को कंबाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, ग्रामर को, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको कि जो ये कॉम्बिनेशन है एक तरह का, ये मान लीजिए इस वर्ड, साउंड और ग्रामर का कॉम्बिनेशन है, मतलब आप यहाँ पर प्रॉपर एक मीनिंग इंटरप्रेट करने लग जाते हो, आपको हर चीज़ की डीप डेप्थ में जाना है, ये डेप्थ है एक तरह से। बॉटम अप का मतलब होता है गहराई में जाना, और टॉप डाउन का मतलब होता है केवल टॉप चीज़ों को, ऊपर की चीज़ों को, मेन आइडिया निकाल लेना, मेन सेंट्रल आइडिया निकाल लेना, कंक्लूजन निकाल लेना, ठीक है ना। बहुत हो गया टॉप डाउन। और बॉटम अप का मतलब होता है अंदर गहराई में जाना, मतलब वो रिकॉग्नाइज करना कि उसके कॉग्नेट्स क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, सेंटेंस परफेक्ट ऑर्डर क्या है, वर्ड ऑर्डर क्या है, वो पूरी चीज़ों की जानकारी लेना। जैसे ग्रामर पढ़ते हैं आप, तो ग्रामर की लिसनिंग कैसे करते हो आप? सर ने कैसे सेंटेंस बोला है, गलत तो नहीं बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब सही जगह लगाई है कि नहीं लगाई है, मेन वर्ब सही जगह लगाया नहीं लगाया, आर्टिकल सही जगह लगाया नहीं लगाया, तो आप ऐसी लिसनिंग करोगे तो उस लिसनिंग को क्या कहते हैं? बॉटम अप लिसनिंग कहते हैं। क्या कैसी लिसनिंग कहते हैं? बॉटम अप लिसनिंग। इसमें इंक्लूड क्या है, ठीक है ना, ये इसमें इंक्लूड क्या है? ये इंटेंसिव रीडिंग इंक्लूडेड है इसके अंदर। इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं डीप रीडिंग या डीप लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग, रीडिंग नहीं कहेंगे, लिसनिंग कहेंगे, सॉरी मैंने रीडिंग बोल दिया, लिसनिंग होगा। ये इंटेंसिव लिसनिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब बहुत गहन लिसनिंग इसके अंदर करनी पड़ेगी, आपको बहुत गहन सोचना पड़ेगा, डीप सोचना पड़ेगा। इंटेंसिव का मतलब होगा गहन, डीप, राइट। इससे हमें मदद मिलती है क्या करने में? इससे हमें मदद मिलती है एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में। ये डिटेल्ड, किसी भी चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करना है या डिटेल्ड नॉलेज लेनी है, तो उस डिटेल्ड नॉलेज में हमारी मदद हो जाती है, यानी कि आपको गहन ज्ञान मिल जाता है किसी चीज़ का। आप क्या करने लगते हैं? किसी भी चीज़ का रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कॉग्नेट्स को, रिकॉग्निशन हो जाती है। रिकॉग्निशन होता है पहचान, किसकी? कॉग्नेट्स की, रिकॉग्निशन ऑफ कॉग्नेट्स, कॉग्नेट्स की रिकॉग्निशन हो जाती है। सर कॉग्नेट्स क्या होते हैं?
कॉग्नेट्स क्या होते हैं? कॉग्नेट्स का मतलब होता है वर्ड और उसके मीनिंग से उसका मतलब या फिर कनेक्शन, रिलेशन। एक शब्द और शब्द के उसके आर्बिट्रेशन, मतलब आप आर्बिट्रेशन कह सकते हैं इसको, कि एक शब्द का उसके अर्थ से क्या रिलेशन है, एक वर्ड का उसके मीनिंग से क्या रिलेशन है, यहां पर उसकी पहचान होने लग जाती है कि यार मीनिंग का अर्थ क्या होता है, अर्थ, वर्ड का अर्थ क्या होता है, शब्द। ऐसे यहां पर इट हेल्प्स, इससे मदद मिल जाती है, ऐसे तुम्हें एक सेटअप मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, एक सेंटेंस ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है ना, वर्ड ऑर्डर कह सकते हो। वर्ड ऑर्डर की हमें जानकारी हो जाती है कि शब्द किस क्रम में जमेंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में पता लग जाता है ना। तो कौन सी दो स्ट्रेटजीज के बारे में जिक्र किया लिसनिंग ऑर्डर में? तो देखो, जैसे मान लो आप टीचर को सुनते हो, राइट, टीचर को सुनते हो तो दो तरह से सुनते हो। एक तो होता है सर एक कहानी सुना रहे हैं बस एक मेन आइडिया देने के लिए, ओके कहानी सुन ली। और एक हो रहा है सर एक साइंस के टीचर है, राइट, एक फिजिक्स का टीचर है। फिजिक्स का टीचर आपको कोई चीज़ सुनाएगा तो बताओ आप उसमें से मेन आइडिया निकालोगे क्या? नहीं, बल्कि आप एक एक लाइन को समझोगे, एक एक वर्ड को समझोगे, उसका मीनिंग समझोगे, उसका इंटरप्रेट करोगे, उसकी डेप्थ में जाओगे, उसकी गहराई में जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसे ही किसी भी भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए हर एक शब्द की गहराई में जाना होता है, तो उसको इंटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। मैंने कोई लाइन बोली, मैंने कोई शब्द बोला, मैंने कोई स्ट्रक्चर बोला, तो आप उसको इंटेंसिवली रीड करो, लिसन करोगे, गहनता से सुनोगे, उसको कहते हैं अपन बॉटम अप स्ट्रेटजी। तो दो स्ट्रेटजीज होती है, एक तो ऊपरी ऊपरी समझना और एक गहराई से समझना। मोटे मोटे शब्दों में बोले तो एक तो ऊपरी ऊपरी समझना, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरे ज्ञान। अगला होता है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी तीन तरीके से चलती है भाई साहब, एक प्लानिंग पे चलती है, एक मॉनिटरिंग पे चलती है, एक इवैल्यूएशन पे चलती है। प्लानिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे पहली बात तो ये लिसनर के प्लान पर आधारित है। सर प्लान किस चीज़ का बनाता है लिसनर, कि कौन सी स्ट्रेटजी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगी, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी रणनीति अपनाऊं, टॉप डाउन अपनाऊं या फिर बॉटम अप अपनाऊं, टॉप डाउन को अपनाऊं या बॉटम अप अपनाऊं, कि मैं किस स्थिति से सीख पाऊंगा। मेटा मतलब होता है परा, परा, और मेटा और कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, मतलब बुद्धि से परे। बुद्धि से परे स्ट्रेटजी भी आपको अपनानी पड़ती है, मतलब आप ना तो टॉप डाउन अपना पा रहे हैं या ये बॉटम अप अपना पा रहे, तो आप इस चीज़ का डिसाइड कैसे करोगे? तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से सीखना है, मुझे मेरे प्रीवियस ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके पढ़ना है, या मुझे बस इंटेंसिव रीडिंग करनी है, इंटेंसिव स्टडी करनी है, इंटेंसिव लिसनिंग करनी है, गहन पढ़ना है, मुझे बस गहन सुनना है। तो देखो, इससे मदद मिलती है कि मॉनिटरिंग करने में, कॉम्प्रीहेंशन को, कि भाई किस तरीके से हमको समझनी है चीज़ों को, और कि ये जो हमने जो स्ट्रेटजी सेलेक्ट की है, चाहे वो टॉप डाउन की हो या फिर बॉटम अप की हो, उस स्ट्रेटजी की प्रभाविकता क्या रही है, कितनी प्रभावशीलता रही है, इसका पता हमको मॉनिटर करके पता लग जाती है। किससे? कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी से। अब मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी को तीन भागों में बांटते हैं यहाँ पर। एक तो होता है सुनने से पहले, सुनने से पहले प्लानिंग करो, क्या सुनना है, प्रेडिक्शन करो, प्लानिंग करो। तो देखो प्लानिंग कैसे कैसे होती है, पहले तो एक पर्पज सेट करो आप, कि क्या उद्देश्य है आपके सुनने का, क्यों सुन रहे हो आप किसी चीज़ को। यानी आज आप अगर क्लास में मेरे को सुनने आए हो, अगर आप मेरे को क्लास में सुनने आए हो तो क्यों सुनने आए हो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस। आप कहेंगे सब रीट निकालना है, ग्रेड थर्ड निकालना है, ग्रेड थर्ड निकालने के लिए सुनने आए सर हम आपको, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, हमको कोई मजा आता है कि आपको सुनने में, क्यों आए हम तो वैसे ही सुनना नहीं चाहते आपको, और इंग्लिश के टीचर को तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो तो सर हमारी मजबूरी है सर, आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ हमारी मजबूरी समझो। तो आप एक पर्पज सेट करो, लिसनिंग क्यों कर रहे हैं, फिर आप उसको प्रायर नॉलेज से जोड़ो, आपकी प्रायर नॉलेज से जोड़ो, दैट्स प्लानिंग, आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ो। अच्छा सर वो लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा रहे, अरे हमको पता है LSRW पढ़ाएगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अरे इनकी स्ट्रेटजी होती है कि हमने तो सुना है सुनना मतलब लिसनिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग, बोलना मतलब स्पीकिंग, और राइट करना मतलब लिखना मतलब राइटिंग, बस हमने तो इतना ही समझा था, हमें नहीं पता था कि इतने भी डीप डीप ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज होती है। तो प्रायर नॉलेज आपके पास प्रायर नॉलेज है तो उससे आप जोड़ करके अपने नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। एक्टिवेट करो अपने प्रायर नॉलेज को और फिर नए ज्ञान को या नई लिसनिंग को आप प्राप्त करो। प्रेडिक्ट करो कि आप कितना सीख पाएंगे, मतलब व्हाट आर यू टू लर्न, तुम्हें क्या सीखना है, और हाउ इट विल बी यूजफुल, हाउ इट विल बी यूजफुल, तुम्हारे लिए कैसे उपयोगी होगा ये। जैसे मान लो एक टीचर का स्पीच सुन रहे हो आप, मेरी क्लास में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, मान लो आपको मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, आप टेंस पढ़ने आए, तो पहली बात तो आप टेंस पढ़ोगे तो आपको ये नॉलेज हो, सर हमको पता है टेंस वेंस, आप इतना मत बताओ, टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, हमको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सब टेंसेस पता है हमको, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आगे तक क्लियर है। तो लिसनिंग तुम्हारी क्या है, तुमने पहले से ही पर्पज सेट कर रखा है कि हमको डीप नॉलेज लेना है, हमको पता लगाना है कि डीप नॉलेज लेना है,
गहन ज्ञान लेना है। तो गहन ज्ञान लेने के लिए आपको इंटेंसिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। और देखो सर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या बोलते हैं, मेन वर्ब क्या क्या बोलते हैं, और कैसे कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, ओहो ये देखेंगे। हमको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पता है, तो आपको पहले तो पर्पस सेट करना है, फिर आपकी प्रायर नॉलेज से आपको जोड़ना है, फिर आपको प्रेडिक्ट करना है कि मुझे ये कैसे यूजफुल होगा, कितना उपयोगी होगा। मतलब मैं टेंस सीख लूँगा तो मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरी लिसनिंग को मैं स्पीकिंग में, कॉन्वर्सेशन में, या फिर स्टोरी टेलिंग में, या फिर मैं कोई टेप रिकॉर्डिंग में, या फिर क्या फ्लो चार्ट बनाने में, कैसे मैं इसको यूज करूँगा, मैप मेकिंग में, या फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने में, या स्टूडेंट को पढ़ाने में मैं कैसे इसको यूज करूँगा, तो इसका प्रेडिक्शन होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग कैसे होती है? अब मॉनिटरिंग तो तभी होगी भाई, प्लानिंग तो हमेशा लिसनिंग से पहले बनाई जाती है, प्लानिंग हमेशा लिसनिंग से पहले होगी। मॉनिटरिंग कब होगी? जब आप सुन रहे हो। अब सुनते समय क्या होगा कि आप अपनी समझ को चेक करोगे, मेरे समझ में आया कि नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे सुनते समय कि मैं जो बोल रहा हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कब हो रहा है, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, राइट। अब आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, लेकिन जब ज़्यादा एक्सप्लेन कब हो रहा है, जब मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप चेक कर रहे हो कि अब जो सर ने एग्जाम्पल बताया है वो सही है कि नहीं, अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करके, और या फिर टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दे करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि आप क्या समझ में आया, है ना, क्या समझ में आया। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज, आप कुछ क्लूज यूज कर सकते हो, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बार बार इमेजेस यूज करता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज यूज की थी, तो ये इमेज क्लू है। इमेज क्या है? क्लूज है। तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कोई मैंने कहा कि नाउ द चार्ट इज फ्लोइंग अप एंड डाउन, तो आप एक दिमाग में सेट कर सकते अप एंड डाउन, एक इमेज बनानी है माइंड में। जब आप कई सारी चीज़ें सुनते हो, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति से प्रेम है, तो प्रकृति में आपके दिमाग में गांव नहीं आया, या शॉपिंग मॉल नहीं आया, प्रकृति में आपके दिमाग में पेड़ झरने यही आए। तो एक इमेज से उसको कनेक्शन करना है ना, इमेज से कनेक्ट करके, मतलब आप किसी कॉन्टेक्स्ट क्लूज, मतलब जो संदर्भ चल रहा है, बोलने का जो संदर्भ चल रहा है उसके क्लूज आप यूज करें। ये मॉनिटर करते समय, है ना, ये सुनते समय एडजस्ट स्ट्रेटजीज, या फिर अपनी स्ट्रेटजीज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब उसी समय पर कि आपको बॉटम अप यूज करनी है या टॉप डाउन यूज करनी है, आपको इंटेंसिवली इसको सुनना है या फिर आप नॉर्मल अब तो मेन आइडिया लेना है। तो ये तब आप समझ पाओगे कि इसमें चल क्या रहा है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, तो अब यहाँ में मतलब ये जो मेरे मैटर सुन रहे हो ना आप, अब इस मैटर में से आपको मेन आइडिया नहीं निकालना, अब तो आपको पूरा ही सुनना है, राइट। क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं कि भाई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से बोल रहा हूं, बस यू आर टू टेक द मेन आइडिया ऑफ दैट ऑफ माई कॉन्वर्सेशन या ऑफ माई स्पीच। नो, मतलब यू आर टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई एम स्पीकिंग। जो मैं बोल रहा हूं आपको सारे पॉइंट्स आपको गेट करने हैं। तो जैसे मान लो एक मूवी चल रही है, राइट, मूवी, एक स्पीच चल रहा है, एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है। फिल्म में आप ये चेक करोगे कि जो इंग्लिश फिल्म मेरे सामने चल रही है कि मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा। अब नहीं समझ पा रहे तो उनके एक्शन से आप समझेंगे, मतलब आपके क्लूज अगर कहेंगे कि वो जैसे आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन फोन, अब वो बोल रहा है कि आई वांट टू टॉक ऑन फोन, तो ऑन फोन, अब ही इज जस्ट मतलब वो क्या है, सिग्निफाई कर रहा है ऐसे हाथ से, आई वांट टू टॉक ऑन फोन, तो आपके समझ जाएंगे फोन का वो इंडिकेशन कर रहा है, वो फोन मांग रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आती, वो क्लू से समझ में आ जाती है, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग करते समय। अब जैसे मैं ये लेकर के आया हूँ सारा आपके लिए, ये क्या है? क्लूज हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए क्लूज है, राइट। अगली चीज है आपकी क्या? इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन। और मूल्यांकन तो कब होगा? जब आप लिसन कर लोगे उसके बाद ही होगा, ये मेटाकॉग्निटिव के अंदर आता है। मूल्यांकन कब होगा? जब आप सुन लोगे चीज़ों को, जब तो मूल्यांकन होगा। कैसे बीच में मूल्यांकन कर लोगे? मूल्यांकन बीच में कर ही नहीं सकते, वहाँ तो सिर्फ मॉनिटरिंग होगी। अरे नहीं समझ में आ रहा, चलो थोड़ा डीपली समझो, सर एक बार रिपीट करना जरा, सर एक बार रिपीट करना जरा, ऐसे। तो फिर अब समझेंगे सर, अब देखो अच्छा सर ने ये कहा, इसको एक एक सिस्टम से जोड़ते जाओगे। लिसनिंग करते समय राइटिंग आप कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, ड्रॉ बना सकते हो, मैप बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो। डायग्राम्स बना करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। इससे रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करना मतलब होता है मतलब रीथिंकिंग करना। आप एक तरह से रीथिंकिंग करोगे अपनी परफॉर्मेंस पर, मतलब आपने जो सीखा है, जो सुना है, उस पर आप रीथिंकिंग करोगे कि मेरे समझ में आया कि नहीं आया, और ये जो सुना है जो मेरे समझ में आया कि नहीं, ये इवेल्युएट करना होता है। अरे आ गया, मुझे मालूम है क्या बोला सर ने, यार मुझे मालूम है यार, तू पूछ ले, अभी पूछ ले, बोल क्या बोला सर ने। पूरी बात नहीं बताओगे, लेकिन 5-10 मिनट का मैटर तो बता ही दोगे आप, राइट। तो वो कब बता पाओगे आप? जब आपने कैसी स्टडी की है, आपने मेन आइडिया निकाला है, यानी कि आपने किस तरह से लिसन किया मुझे किया है आपने टॉप डाउन मेथड से या स्ट्रेटजी से आपने मुझे लिसन किया है। लेकिन अगर आपने एक एक पॉइंट मेरा बता दिया,
और उसको भी और विस्तार से बता दिया, जितना मैंने बताया उससे भी ज़्यादा एलाबोरेट करके बता दिया, तो उसको कहते हैं अपने मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिव चीज़ों को देख रहे हो, आपने हर वर्ड को मीनिंग से जोड़ लिया था। तो आप क्या करते हो, अपनी रीथिंकिंग करते हो अपनी परफॉर्मेंस पर, और आप अपनी कमजोरी को पहचानते हो। इससे आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार मुझे तो इस लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, मुझे कंटेंट ही समझ में नहीं आया, मुझे टॉपिक ही समझ में नहीं आया, मुझे जो उसने बोला था वो कॉन्वर्सेशन ही समझ में नहीं आई, और आप अपने इंप्रूवमेंट में गोल भी सेट कर लेते हो। तो ये आपके इवेल्युएशन से फायदा होता है ना, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के माध्यम से आप अपने लक्ष्य प्रदान बना लेते हो कि मुझे ये सीखना है, मेरे अंदर ये सुधार आया, मुझे ये सुधार लाने हैं, कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। आपको कैसे पता कि आपको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती? तब मैं ग्रीक बोलूंगा जभी तो आपको पता लगेगा ग्रीक नहीं आती। नहीं तो ये मेरे को ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको पता लगता है इससे कि आपको इंप्रूव क्या करना है, मुझे ग्रीक सीखना है। जैसे आपने कोई चीज़ सुनी, सुन के आपको रिसीव हुई, आपके दिमाग तक पहुंची, दिमाग तक पहुंचने के बाद आप अंडरस्टैंड करोगे इसे, अच्छा ये समझ में आ गया। देखो कितनी जल्दी प्रोसेस होती है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको रिमेंबर करोगे, हाँ ये बोला है, और बोल के बाद उसका मूल्यांकन करोगे, ठीक है ना। तो यहां से शुरू होता है क्या, आपकी प्लानिंग। यहां से आपकी प्लानिंग शुरू होती है, ये आप मॉनिटर कर रहे होते हो चीज़ों को, और ये आप इवेलुएट कर रहे होते हो, और फाइनली फीडबैक दे देते हो कि हाँ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ या फिर वीकनेस हमारी पता लगी, क्या हुआ, ये आप फाइनली आप फीडबैक दे देते हो। तो आपकी ये फ्लो इस तरह से चलता है, सुनने से, समझने का, समझने से याद करने का, इवेलुएट करने का, फिर फीडबैक देने का। तो आपका एक पैटर्न याद रखना, RUREF, ओके, RUREF, ये आपको याद रखना है। RU मतलब R बोले तो रिसीविंग या लिसनिंग कह सकते हो आप, है ना। LUREF भी कह सकते हो, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर रिमेंबरिंग, फिर एवेल्युएटिंग, और फिर आपका फीडबैक। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखना, अगली बात करें लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्या है। मैंने इनके बारे में पहले भी जिक्र कर दिया है। लिसनिंग एक्टिविटीज़ तीन तरह की होती है, प्री लिसनिंग, एक वाइल लिसनिंग, और एक पोस्ट लिसनिंग। प्री लिसनिंग से क्या होता है सर, प्री लिसनिंग में क्या होता है, इससे अपन पहले से कंटेंट को प्रेडिक्ट कर लो कि क्या कंटेंट हमें सुनना है, पढ़ना है, एक्टिवेट करो हमारे प्रायर नॉलेज को। हमेशा प्री लिसनिंग में पूर्व ज्ञान को आप पता कर लो कि आपके पास कितना नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में जो आप सुनने जा रहे हो, जो आप पढ़ने जा रहे हो, आपके पास है कितना ज्ञान, बेसिक है कि नहीं, उसका नॉलेज है कि नहीं। फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस करो की वोकेबुलरी को, मतलब क्या चाहिए आपको उसके लिए, आपके वो शब्द आते कि नहीं आते जिनको चीज़ों को समझने जा रहे हो। मतलब मैं बोलूंगा टेंस, तो आपको टेंस आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बताओ, टेंस आता है कि नहीं आता, प्रेजेंट आता है कि नहीं आता, पास्ट आता है कि नहीं आता, फ्यूचर आता है कि नहीं आता। पहले अपने उन की वर्ड्स को आप रिमेंबर करो, एक पर्पस सेट करो कि भाई किस पर्पस से आपको सीखना है। तो ये सुनना है, किस पर्पस से सुनना है, तो ये पहले प्री लिसनिंग हो गए, ये सारे प्री लिसनिंग है। अब आता है साहब वाइल लिसनिंग। जब आप हम लिसनिंग करते हैं तो आप उसका गिस्ट निकालने की कोशिश करो, जिस्ट होता है सार, उसका सारांश निकालने की कोशिश करो, उसका मूल तत्व निकालने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहे हो उसके अंदर। फिर स्पेसिफिक डिटेल्स ले सकते हो जो आप इंटेंसिव लिसनिंग से ले सकते हो, या फिर अपन बॉटम अप लिसनिंग स्किल से ले सकते हैं, लिसनिंग स्ट्रेटजी से ले सकते हैं। स्पेसिफिक डिटेल पर जाओ आप उसकी पर। नोट टेकिंग, आप नोट बना सकते हो। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज, आप इमेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, या फिर ड्रॉज वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह यूज कर सकते हो। फिर पोस्ट लिसनिंग क्या होती है, आप पोस्ट लिसनिंग का मतलब समरी बना लो, फाइनली क्या सीखा, क्वेश्चन आंसर करो, डिस्कस करो, और अपने नई नॉलेज पर अप्लाई करो। प्रीवियस नॉलेज को नया मतलब जो आपने सुना है उसको और अपने ज्ञान में ऐड करते जाओ। अब कैसे सीखे हम, बचपन हमारा कैसे शुरू हुआ, हमने शुरुआत ABCD से सी, ABCD से, इंग्लिश की बात करूंगा मैं, ABCD से शुरू किया। पहले आपने A फॉर एप्पल दिमाग में सेट किया, A फॉर एप्पल, बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है A फॉर एप्पल। तो एप्पल बच्चों को नहीं समझ में आया कि A फॉर एप्पल, वो रटेंगे बार बार, A फॉर एप्पल वो रटेंगे बार बार, रिमेंबर करेंगे उसको, उन्होंने कुछ सुना उसको रिमेंबर करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर करने के बाद उसको फिर हाँ A फॉर एप्पल होता है, फिर एप्पल दिखाएंगे उन बच्चों को, फिर याद रहेगा कि ये एप्पल है, राइट। फिर वो फीडबैक देंगे कि हाँ दिस इज एन एप्पल, ओके, वो क्लियर कर देंगे, यस आई एम नाउ कॉन्फिडेंट। फिर अब ABCD सीख गए, फिर उनको स्पेलिंग बनाना सिखाओ। तो स्पेलिंग बनाने में क्या ABCD काम नहीं आते क्या, आते हैं ना। हाँ, तब वो अभी बात चल रही है लिसनिंग की, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। वो A फॉर एप्पल सीख गई, तो मैंने कहा जैसे ऐप, APE ऐप, तो APE बच्चे को समझाऊंगा APE, तो वो उच्चारण सीखेगा, प्रोनाउंसिएशन सीखेगा, साउंड सीखेगा, सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करेगा, कंप्लीटली दिमाग में सेट करेगा, ठीक है ना। ये हो जाता है क्या, आपके लिसनिंग पैटर्न्स हो जाते हैं। आगे देखो, लिसनिंग एक्टिविटीज डेवलप, इससे क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, क्या क्या चीज़ें विकसित होती है। पहली बात, आप देखो स्टोरी टेलिंग कर सकते हो,
आप डिस्कशन कर सकते हो, आप अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हो, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, आप है ना राइटिंग स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, मैप ड्रॉ कर सकते हो, ओके और नॉट ओके, ठीक है ना। और अपने जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। लैंग्वेज वैसे भी एक्सप्रेस करने का माध्यम होता है, एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो किससे, अपनी लिसनिंग एक्टिविटी से, जो ये विकसित हो जाती है। अब आगे देखो, अगर अपन बात करें कि क्या क्या रोल है, रोल क्या है लिसनिंग, आप अगर लिसनिंग करते हैं तो इसे क्या क्या रोल है, तो देखो रोल की बात करें तो ये परमानेंट लर्निंग देता है हमें। अपन जब देखो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा कितने जल्दी सीख जाता है, नहीं, परमानेंट लर्निंग हो जाती है। बच्चे छोटे छोटे शब्दावली को सुन सुन के ही समझ जाते हैं, लिखते कुछ भी नहीं है लेकिन समझ जाते हैं, तो उनको बिल्कुल वो चीज़ों को जोड़ लेते हैं। अब जैसे मैंने कोई चीज़ बताई फ्रिज, तो बच्चे को फ्रिज एकदम में समझ में नहीं आई, छोटे बच्चे को, लेकिन वो धीरे धीरे बार बार मैं उसके सामने फ्रिज का दरवाजा खोलता गया तो उसने क्लू बना लिया, दिस इज फ्रिज, तो वो फ्रिज को सीख गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये परमानेंट लर्निंग हो गई। अब वो कभी नहीं भूलेगा लाइफ में, क्योंकि उसने बार बार उसको सुना है। ये फंडामेंटल है, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये मूलभूत है, मतलब ये कह दे कि दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द स्किल्स। ओके, ये आप कह सकते हैं बेसिक है, बेसिक ऑफ ऑल द स्किल्स, या फर्स्ट ऑफ ऑल द स्किल्स। जितने भी स्किल्स हैं उनमें सबसे पहला यही है, बेसिक है इसका। अगली बात करें हम कि इससे हमारी मदद मिलती है कि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कर पाते हैं और एक्ट कर पाते हैं। किस पर, सामने वाले के इमोशंस पर, एक्शंस पर, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं। तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ स्पीकर। मैं आपको एक समझाता हूं कैसे, कि अगर मान लो हमको किसी को डेड यानी मृत का पता है, हमें कोई डेड मीन्स डाई मानी होता है मरना, नो मोर का मतलब होता है मरना। जैसे मैंने किसी ने, सामने वाले ने कहा कि माई अंकल इज नो मोर, किसी ने सामने वाले ने कहा माई अंकल इज नो मोर, मैंने सुन लिया, स्माइल कर रहा हूं, क्योंकि नो मोर का मीनिंग आता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है। तो मैं उसके साथ इमोशनल टच कैसे कर पाऊंगा। अगर मेरी लिसनिंग स्किल अच्छा है, मैं ऑलरेडी उसका मीनिंग जानता हूं, तो वो जब बोलेगा कि माई अंकल इज नो मोर, तो ओह सो सैड, इट्स नॉट सो गुड, ओ हेवन, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट द हेल इज गोइंग हियर, ऐसे मतलब ऐसे आप थोड़े से इमोशंस दिखाएंगे। अगर किसी ने कहा आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूं, वॉन का मीनिंग नहीं आता, आई हैव वॉन मीनिंग नहीं आता, जीत गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव वॉन तो खुश, अरे जीत गया, इट्स माई बर्थडे, बर्थडे का मीनिंग नहीं आता, चक्कर पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, आपको लिसनिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड का मीनिंग इंटरप्रेटेड होना चाहिए, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको स्पीकर के इमोशंस पता लगना चाहिए, बोलते समय क्या इमोशंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें। ये मील का पत्थर है, स्टेपिंग स्टोन है। ओके, लिसनिंग से ही सारी एक्टिविटी चलती है। ये मान लीजिए कि लिसनिंग इज द फर्स्ट और एसेंशियल टूल टू लर्न ऑल द बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, और मदद तो मिलती है भाई साहब, आप संप्रेषण कर पाते हैं, संप्रेषण में मदद मिलती है, तो ये रोल होता है। तो बहुत आसान सा टॉपिक था लिसनिंग। और अब बात करेंगे सब किसके बारे में, स्पीकिंग के बारे में, अगली क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, टॉपिक थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे जब हम पूरे चारों स्किल्स की बातें कर लेंगे, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों स्किल्स की जब बातें हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनके MCQ जरूर करेंगे, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।